देखो आज हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर 20 में, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो एग्जाम में जो आ सकता है उसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग क्या पढ़े थे, अकाउंटिंग का मतलब से स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब तो वैसे फाइनल एग्जाम में कम ही चांस है, बट अगर 1 नंबर का डिफाइन करना है तो आ भी सकता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, इसमें 7 स्टेप हम लोग बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड communicating the financial information in an useful manner to the users of अकाउंटिंग। देखो यही बात है, 1 साल का गैप, आज से 1 साल पहले हम लोग ये डिफिनेशन से शुरुआत किए थे अपने अकाउंट्स, उस समय शायद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, थ्योरी जैसा लग रहा था, बट अब सोचो पूरा अकाउंटिंग सीखने के बाद एक एक वर्ड का तुमको मतलब क्लियर हो गया। एक अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सबसे पहले हम अपने बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, फिर उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है उसको मेजर करते हैं, फिर उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन होता है, जर्नल से ट्रांजेक्शन को लेजर में ट्रांसफर करते, क्लासिफाई करते, फिर समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, फिर उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होता है। हालांकि वो काम अभी तुम नहीं करो, 11th क्लास में एनालिसिस वगैरह नहीं किया हो, ठीक है, आगे चल करके हायर स्टेज में सीखोगे, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होगा, फिर हम लोग उस जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उस स्टेटमेंट को, इन्फॉर्मेशन को हमें यूजर के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट भी करना है, तो कम्युनिकेट करेंगे टू द communicating the financial information in an useful manner to the users of accounting। सुने थे यूजर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में एम्प्लॉइज आ जाएंगे और ऑनर आ नहीं, ऑनर और मैनेजमेंट, ऑनर एंड मैनेजमेंट, ये लोग इंटरनल यूजर में आ जाएंगे, बाकी सब एक्सटर्नल यूजर्स होंगे, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, लेंडर हो गया, ये सब, ठीक है। इसके बाद अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटेंसी। देखो अकाउंटिंग अकाउंटेंसी सिमिलर लगेगा बट अंतर है। अकाउंटेंसी का एक ब्रॉड टर्म है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग करने के लिए जो भी तुम प्रिंसिपल सीख रहे हो, जो भी टेक्निक सीख रहे हो, जो भी रूल्स वगैरह सीख रहे हो, वो ओवरऑल किस सब्जेक्ट का पार्ट है, हमारे अकाउंटेंसी का पार्ट है। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर में अकाउंटिंग आता है और उसके अंदर में फिर बुक कीपिंग आता है। तो सबसे छोटा बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटिंग, ओवरऑल अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, पूरा नॉलेज, पूरा प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग करते समय, ठीक है। सो इट एक्सप्लेन, अकाउंटेंसी हमें बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, कैसे समराइज करना है एंड कैसे उसका एनालिसिस होगा, कैसे उसको हमें यूजर के साथ कम्युनिकेट करना है, यानी अकाउंटिंग कैसे किया जाता है ये हमें कहाँ से पता चलता है, अकाउंटेंसी से पता चलता है, ठीक है। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। खैर ये सब रटने वाला बात है, अब तो वैसे सीख तो सब चुके ही ऊपर साल भर में अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट, ये हाफ ईयरली के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि स्टार्टिंग में चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बट ऐसा नहीं, एग्जाम फाइनल एग्जाम में भी आने का चांसेस तो है। एक बार रीड कर लो, प्लेन रीडिंग, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, जो हम लोग अकाउंटिंग का जो पूरा डिफिनेशन बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जो 7 स्टेप बोलते हैं, उसमें पहला 4 स्टेप आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, मतलब जर्नल लेजर बनाने तक का जो काम है वो किस में आता है, बुक कीपिंग के अंदर में आता है। उसके बाद जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उसका एनालिसिस होगा, फिर उसको यूजर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ये काम किस में आता है, अकाउंटिंग के अंदर में, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम, मतलब लेजर तक का काम खत्म हो गया। उसके बाद अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। एकदम सिंपल पॉइंट। ये क्या है, प्राइमरी वो सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों, पहले ये काम होगा, पहले लेजर बनेगा, जर्नल बनेगा, लेजर बनेगा, उसके बाद तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो ये हो गया प्राइमरी स्टेज, वो हो गया सेकेंडरी स्टेज। इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। बेसिस क्यों, क्योंकि जर्नल लेजर के बेसिस पर तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे, बिना जर्नल लेजर के कैसे काम होगा। तो ये बेसिस है क्या करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए। एंड इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग इन, जहां बुक कीपिंग का काम खत्म होता है उसके बाद से अकाउंटिंग का काम चालू हो जाता है, ठीक है। ये जॉब कैसा है, रूटीन इन नेचर, एक ही वर्क है जो बार बार करना है, ठीक है। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर, यहाँ थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिस जॉब इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ एंड दिस जॉब इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। देखो यहाँ पर जूनियर सीनियर का सिंपल सा मतलब, अकाउंटिंग करने के लिए तो तुमको ज्यादा नॉलेज चाहिए, सिंपल ऐसे समझ लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है, अकाउंटिंग, और एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सिंपल बीकॉम पार पर्सन क्या कर रहा है, बुक कीपिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब जिसके लिए ज्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं है वो क्या है, बुक कीपिंग। थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज वहाँ अपना एबिलिटी एनालिसिस लगाना पड़ेगा, वो क्या हो गया, अकाउंटिंग करने के लिए। तो ये जूनियर स्टाफ, ये सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर स्पेलिसिल, ये मैकेनिकल काम है। तुमको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखा दिया गया, उसी के बेसिस पर तुमको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, लेजर में पोस्टिंग करना है, यानी तुमको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सा बात है, तुमको पता है कि इस जर्नल एंट्री का ऐसे लेजर पोस्टिंग किया जाता है, उसमें तुमको अपना कोई ब्रेन लगाना नहीं, अपना कोई एनालिसिस करने का तो जरूरत है नहीं, सिंपल मैकेनिकल जॉब है। बट अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू
एनालाइज एंड इंटरप्रेट। यहाँ पर कई बार डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, अपना कुछ दिमाग लगाना पड़ सकता है। ये काम कैसा था, मेन एम ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द, मेन अपना काम क्या है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना है, क्योंकि अपने भूल जाएंगे ना, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का लिमिटेशन है, कितना कुछ याद रखोगे, एक दिन में 1000 लोगों के साथ ट्रांजेक्शन कर तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, और पैसे का बात है, ठीक है। तो सिंपल सा मेन मकसद क्या है, ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करके रखना, ठीक है। बट अकाउंटिंग का मेन काम है अपने बिजनेस का क्या पता करना, रिजल्ट पता करना कि साल भर में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अब हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्लियर है। यूजर्स, दो तरह के यूजर थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, नाम याद कर लो, ऑनर एंड मैनेजमेंट। बाकी एक्सटर्नल में बहुत सारे आते हैं, एम्प्लॉयज़ है, क्रेडिटर्स है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, टैक्स अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज है। अब सुनो, अगर एग्जाम एक्सटर्नल यूजर लिखने आएगा ना, कई बार इंप्लॉयज़ को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई इंप्लॉयज़ को इंटरनल में भी मानते हैं, कोई एक्सटर्नल में मानता है, बुक्स वगैरह में भी कंफ्यूजन है। तो एक काम करना, अगर तुमको एक्सटर्नल यूजर लिखने बोले तो तुम एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा ऑप्शन तुम्हारे पास है, उसको पहले टच करना, ठीक है। क्या, क्रेडिटर्स लिख देना, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देना, टैक्स अथॉरिटी का नाम लिख देना, गवर्नमेंट का नाम लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग करने का वैसे तो कई सारे ऑब्जेक्टिव है, मेन 2-3 ऑब्जेक्टिव है, जैसे बिजनेस का क्या जानना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करके रखना। दूसरा, डिटरमाइन करना बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। एंड थर्ड, डिटरमाइन करना फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अच्छा, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव की जगह एडवांटेज भी आ जाएगा ना, तो एडवांटेज में भी तुम इसी को ओन लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो कि अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या, इससे हमें क्या पता चलता है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसी को एडवांटेज के फॉर्म में लिख सकते हो। अकाउंटिंग का लिमिटेशंस, सबसे पहले अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन को हम लोग एविडेंस के बेसिस पर ही रिकॉर्ड करते हैं, बट कई बार अकाउंट्स के अंदर में हम लोग को एस्टीमेट लेकर के काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एसेट का यूजफुल लाइफ कितना होगा, ये तो तुम गेस करोगे ना कि 5 साल चलेगा कि 10 साल चलेगा। डेटर के ऊपर जो प्रोविजन बना रहे हो तो 5% बनाओगे कि 10% बनाओगे। तो कई बार अकाउंट्स के अंदर में हम लोग एस्टीमेट लेकर के काम करते हैं, दैट्स व्हाई अकाउंट फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। सेकंड, ऑब्वियसली क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है, हम सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसको मनी कटर में मेजर किया जाता है। हम लोग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इग्नोर किया जाता है, इंप्लॉय के कैपेबिलिटी को इग्नोर किया जाता है, मतलब ऐसा बात जिसको हम लोग मनी कटर में मेजर नहीं कर सकते, भले वो इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। थर्ड, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, पक्षपात हो गया, सब्जेक्टिविटी हो गया। जैसे मान लीजिए अब डेप्रिसिएशन के लिए अलग अलग मेथड है, एसएलएम है और डब्ल्यूडीवी है, तो अकाउंटेंट का वहाँ पर बायसनेस हो सकता है कि वो एसएलएम चूज करेगा कि डब्ल्यूडीवी चूज करेगा, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करके लोगों को इन्फॉर्मेशन दिखाना, तो मतलब कि तुम अपना सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकता है तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, बट लोगों को तुम पता नहीं चलने देना चाहते, तो तुम अकाउंट्स में क्या कर रहे हो, मैनिपुलेशंस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना। तो 4 मेन लिमिटेशन बोलो, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। हम अंदर नहीं लिखे वो तुम नोट से रीड करना चाहो डिटेल में तो पढ़ सकते हो। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, मतलब सब्जेक्टिविटी वर्ड भी लिख सकते हो। एंड फोर्थ, विंडो ड्रेसिंग। चले आगे, उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो, जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें जो भी तुम इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हो, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, उसका क्या खूबी होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। सिंपल से सोचो ना, तुम्हारे घर वाले जो तुमको खाना खिला रहे हो वो कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, बासी खाना नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन पुराना खाना तुमको खिला रहे, फ्रेश होना चाहिए, अच्छा उसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और प्यार से खिलाया जाए तो मजा आ जाएगा। तो उसी तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लोगों को तुम दे रहे हो, उसमें 4 खूबी होना चाहिए। पहला, सामने वाले को समझ में तो आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, तो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, इनफैक्ट लेमैन को भी समझ में आ जाए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल ओनली व्हेन इट इज अंडरस्टैंडेबल। टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल टर्म्स एंड फॉर्म। जैसे तुम्हारे स्कूल वाला तुम एग्जाम देने के बाद जो तुमको रिपोर्ट कार्ड इशू करते हैं, ऐसा इशू करते हैं ना जो तुमको समझ में आए, ठीक है। सेकंड, रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होना चाहिए यूजर का, तुम्हारे काम का होना चाहिए, बिकॉज तुमको उसी के बेसिस पर तो डिसीजन लेना है। तुमको हम काम का बात बताएंगे जिसके बेसिस पर तुम जज कर पाओगे, हम तुमको बकवास ज्ञान देंगे तो कोई फायदा नहीं है। यानी हम इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूजर के लिए क्या होना चाहिए, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब जैसे तुम फोन करके मेरे से इंक्वायरी करोगे मेरे बैचेस के बारे में, तो हम तुमको बैचेस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, जो तुम्हारा यूजर का नीड है उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या,
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जिसको यूजर्स क्या कर सके, कंपेयर कर सके। बिकॉज कोई भी जैसे इन्वेस्टर है वो किसी कंपनी में अगर पैसा लगाना चाहता है तो पहले वो 4 कंपनी को आपस में क्या करेगा, कंपेयर करेगा, उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसको लोग एक दूसरे के साथ क्या कर सके, कंपेरिजन कर सके। ठीक है। एंड फोर्थ, रिलायबल भी होना चाहिए ना, भरोसेमंद। तुम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो किसी को नहीं दोगे, कैसा इन्फॉर्मेशन दोगे, रिलायबल। देखो इस सब टॉपिक के ऊपर रेगुलर क्लास में बहुत ज्ञान दिए थे डिटेल में, अभी उतना ज़्यादा जाएंगे ना तो फिर इसी में चिपक जाएंगे, हमको बहुत लंबा चलना आज क्लास में। ठीक है। तुम खाली ऊपर ऊपर हल्का हल्का बात बोल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एंड कंपेरेबल होना चाहिए। ये क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ज़्यादा आता है, कुछ कहानी दिया हुआ रहता है और पहचानना पड़ता है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो लगभग चैप्टर नंबर 1 में इतना मेन बात था। क्या क्या पढ़े, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग देख लो, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लो, उसी से एडवांटेज भी बन जाएगा तुम्हारा, लिमिटेशंस पढ़ लो, यूजर्स का नाम देख लो और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। ठीक है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 वैसे तो आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब उसको क्या ही रिपीट करें, बेसिक टर्म्स सबको पता है। एसेट्स का मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स जो हमारा है, हमारे कंट्रोल में, जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब क्या, हमें किसी को पैसा पे करना है, वो हमारे ऊपर क्या होता है, लायबिलिटी। 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। वो पैसा जो ऑनर को रिटर्न करना है वो इंटरनल लायबिलिटी, जो बाहर वालों को रिटर्न करना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी टाइम के बेसिस पर अगर विद इन 12 मंथ्स पे करना है तो करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म में पे करना है तो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। डेटर क्या होता है, वो व्यक्ति जिसको हम लोग उधार में माल बेचते हैं, जिससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो डेटर। जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं, जिनको हम प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, वो कौन होता है, क्रेडिटर्स। तो ये सब है। बैड डेट क्या होता है, अगर डेटर हमारा पैसा नहीं दे तो क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। तो यही सब बेसिक चीज़ है। गुड्स क्या होता है, जो चीज़ हम लोग खरीद करके लाते हैं बिजनेस में बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। व्हाट इज कैपिटल, ऑनर बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। घर खर्चे के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ठीक है। माल बेच करके जो कस्टमर से पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू को कमाने में जो भी लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या पता चलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो बेसिक टर्म्स सबको पता है। बेसिक टर्म्स में ना ये जरूर से रिवाइज कर लेना, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार बोल दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब प्यार से इसको एक्सपेंस बोलते हैं ना, वही होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब लॉन्ग टर्म मिलेगा। ठीक है। तो जो डे टू डे का खर्चा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब जैसे कोई हम लोग एसेट्स वगैरह खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, मशीन खरीद लिए, तो वो हमारा क्या माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का घर कहाँ है, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है, बैलेंस शीट में, एसेट्स में से होता है। ठीक है। चलो अब आते हैं इसके बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो उसमें हम लोग 2 ही मेन बात पढ़े थे, 2 या 3 बोल लो। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पढ़े थे, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, हालांकि ये भी प्रिंसिपल ही होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करो फटाफट से। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है, अकाउंटिंग एजम्पशंस। पहला गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या बोलता है, हम लोग ये मान करके चलते कि हमारा बिजनेस जो है वो इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलते रहेगा। देखो इनफाइनाइट तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, एक समय के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट फिर भी हम लोग ये तो मान करके चलेंगे कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। लॉन्ग टर्म जहां तक तुमको दिख सकता है 10 साल, 20 साल, 50 साल तक चल जाएगा। ठीक है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन इट इज एज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। देखो इनडिफिनिट का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इनडिफिनिट का मतलब एग्जैक्टली तो हम नहीं बोल सकते, बट हम मान रहे हैं कि लंबे समय तक तो चलेगा। ठीक है। अब जैसे हम हैं, हमको नहीं पता, एक समय के बाद मेरा भी डेथ हो जाएगा, हर इंसान का डेथ हो जाएगा, बट कब होगा एग्जैक्टली पता है नहीं। तो अभी तो हमको लग रहा है कि हम लंबे समय तक चलेंगे, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक तो कम से कम मेरा लाइफ होगा। इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो indefinite period of time and there is neither any intention nor any necessity to close down the business or scale down its operation significantly। यानी गोइंग कंसर्न का मतलब हम लोग मान कर चल रहे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है और ना ही ऐसा कोई नेसेसिटी है कि हम अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, या जिस स्केल पर अभी हमारा बिजनेस चल रहा है उस स्केल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे अभी हम सपोज करो 2 ब्रांच चला रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं नेक्स्ट ईयर में हम एक ब्रांच को अपना बंद कर देंगे, तो ये तो फिर हम अपने बिजनेस को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो फिर ये गोइंग कंसर्न नहीं हुआ। ठीक है। अब जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का इतना सारा ब्रांचेस है, अब मैकडोनल्ड सोच रहा है कि नहीं हम 50 ब्रांच को बंद कर देंगे, तो बड़ा बात हो गया। 200 ब्रांच में तुम 50 ब्रांच को बंद करने का सोच रहे हो, तो 25% तुम अपना बिजनेस को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो फिर तुम गोइंग कंसर्न नहीं हो। इसका मतलब तुम धीरे धीरे करके अपने व्यापार को बंद करने का प्रयास में हो। तो गोइंग कंसर्न बोलता है हम लोग मान रहे कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। लंबे समय मतलब 1 साल से तो ज़्यादा ही चलेगा, कम से कम लंबे समय तक चलेगा। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है बिजनेस को बंद करने का या बिजनेस के स्केल को कम करने का, यानी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी एजम्पशन, ये क्या बोलता है, अकाउंटिंग according to this assumption accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। यानी जैसे हम लोग अकाउंटिंग इस साल कर रहे हैं अगले साल भी वैसे अकाउंटिंग करेंगे, जो भी मेथड, जो भी प्रिंसिपल्स हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं अगले साल भी वही फॉलो करेंगे, यानी सेम प्रिंसिपल्स पर हम लोग को काम करना है। अगर मान लीजिए इस साल SLM फॉलो कर रहे हैं तो अगले साल भी
एसएलएम फॉलो करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि चेंज कर नहीं सकते हो, बट अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हो कि जब मर्जी किया चेंज कर दिया, चलो इस साल एसएलएम लगा ले, अगले साल डब्ल्यूडीवी लगा ले, ऐसा नहीं होता है। चेंज करने के लिए 3 चीज़ देखा जाता है कि अगर लॉ में कहीं कोई चेंजेस आ जाए, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर में कोई चेंज करने को बात कहा गया है, या तुमको लगता है कि चेंज करने से तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा मीनिंगफुल या ज़्यादा ट्रू एंड फेयर भी लोगों को प्रेजेंट करेगा, तब कर सकते हो। यानी करने के पीछे 3 लॉजिक तुमको देना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है या लॉ बोलता है, या चेंज करने से ज़्यादा बेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तब चेंज कर सकते हो। अदरवाइज तुमको क्या फॉलो करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? जो नियम तुम इस साल फॉलो किए हो, जिस तरीके से इस बार अकाउंटिंग कर रहे हो, अगले साल भी वैसे अकाउंटिंग करना है। ठीक है। थर्ड, एक्रूअल एजम्पशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशंस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे बिकम ड्यू रेदर व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। सिंपल सा बात है। एक्रूअल एजम्पशन क्या बोलता है कि हम लोग अपने बिजनेस और बिजनेस के रेवेन्यू और खर्चे को उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं जिस पीरियड में वो हुआ, जिस पीरियड में ड्यू हो गया। इससे मतलब नहीं है कि पैसा आया है कि नहीं, या पैसा पे किए है कि नहीं, या आसान भाषा में बोले हो, खर्चे को हम लोग उसी समय रिकॉर्ड कर लेंगे जिस समय खर्चा इनकर हो गया, पेमेंट से मतलब नहीं है। और रेवेन्यू को भी हम लोग उसी समय रिकॉर्ड कर लेंगे जब हम लोग रेवेन्यू अर्न कर लिए, एक्चुअली पैसा मिला है या नहीं उससे मतलब नहीं है। ठीक है। तभी तो हम लोग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का हम लोग क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो रेवेन्यू को किस बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाएगा? अर्न कर लिए तो रिकॉर्ड हो गया, पैसा मिला चाहे नहीं मिला कोई मैटर नहीं। खर्चा इनकर हो गया, रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पे किए चाहे नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है। यहां पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको तो एग्जैक्टली लिख करके आना है, ये तो एज इट इज तुमको रट करके आना है। जैसे गीता में श्लोक होता है ना, तो वो श्लोक हो गया। ठीक है। चलो, इसके बाद बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पढ़े थे। कितना? 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे। कुछ बोलो, माइक बंद नहीं होना है। हाँ बोलो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितना पढ़े थे? 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। पहला, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। अलग है यानी हम लोग अकाउंटिंग के नजर से ऑनर को अलग ट्रीट करते हैं, बिजनेस को अलग ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है। ऑनर को तो बिजनेस का एक तरह से क्रेडिटर मान करके चलते हैं। इनफैक्ट ऑनर बिजनेस में जो पूंजी लगाता है, कैपिटल लगाता है, बिजनेस के बुक्स में उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है। ऑनर का पर्सनल ट्रांजेक्शन वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करे चाहे नहीं करे, हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किसका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है? बिजनेस का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ऐसा प्रिंसिपल को फॉलो इसलिए करना है क्योंकि एक बिजनेसमैन का 4 बिजनेस हो सकता है, एक बिजनेसमैन का 4 अलग अलग बिजनेस हो सकता है। तो सबको अगर सेपरेट एंटिटी कंसीडर करेंगे तभी तो हम लोग हर बिजनेस का सेपरेट क्या कर पाएंगे? परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे कि किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? बिजनेस में उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। अगर कोई ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर नहीं कर सकते तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है? अब मान लीजिए बिजनेस का लाइफ लंबा है, एज पर गोइंग कंसर्न बिजनेस का लाइफ लंबा है। अब बिजनेस 10 साल तक चलेगा, 20 साल तक चलेगा, तो भैया तुम कब बिजनेस का परफॉर्मेंस जानोगे? तो हम लोग मान करके चलते हैं कि एक साल को हम लोग अपना क्या मान लिया? अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल बिजनेस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के बाद हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और हम लोग 1 साल का क्या निकालेंगे? प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो हम लोग एक साल को अपना क्या मानते हैं? अकाउंटिंग पीरियड मान करके चलते हैं। तो उस पीरियड में जितने भी ट्रांजेक्शंस हम लोग करते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं? एक प्रॉफिट और लॉस देखते हैं और उसके बाद हम लोग अपना बिजनेस का क्या जानते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं। ठीक है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये क्या बोलता है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में सब कुछ डिस्क्लोज करना है, कुछ भी चीज छुपाना नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंप्लीटली डिस्क्लोज ऑल द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब जितना भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो सब हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है। मेटलिटी प्रिंसिपल ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल रिलेटिवली रेलिवेंट आइटम द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो थोड़ा सा अंतर है। फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब कुछ बताना है, ठीक है, और मेटलिटी प्रिंसिपल बोलता है ना कि जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना, मतलब जिससे सामने वाले के डिसीजन पर इंपैक्ट पड़ जाए, मतलब जिसके बताने या ना बताने से सामने वाला का डिसीजन चेंज हो सकता है, उसको मेटेरियल इन्फॉर्मेशन माना जाता है। फिर अब किसका सुने? फुल डिस्क्लोजर का सुने कि मेटेरियलिटी का सुने? तो देखो बात ऐसा है, हमें इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्लोज करना है, ये कुछ भी चीज छुपाना नहीं है, बट दिखाने का तरीका थोड़ा सा मेटेरियलिटी को कंसिडर करके किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है, अगर कोई मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपए का जो कारोबार कर रही है, वो अगर 5,000 रुपए का कोई चीज़ खरीद करके लाई है, तो भले वो टेक्निकली मान लीजिए एसेट्स भी है, बट फिर भी उसको एसेट्स ना मान करके हम लोग कहाँ डिस्क्लोज कर देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टली कहाँ चल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखा देंगे। तो जैसे कोई बड़ी टाटा मोटर कंपनी है, वो कोई 5,000 रुपए का टूल खरीदी है, 5,000 रुपए का कोई टूल खरीदी है, तो वैसे टेक्निकली एसेट भी हो सकता है, बट फिर भी वो उसको कहाँ दिखा रही है? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रही है। तो छोटा मोटा आइटम को एसेट्स ना मान करके क्या मान रहे हैं? डायरेक्टली खर्चा मान करके कहां दिखा दे रहे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो डिस्क्लोज तो किए, फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से डिस्क्लोज भी हुआ, और मेटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से थोड़ा मेटेरियलिटी का भी ध्यान रखा गया कि भाई जैसा इंपॉर्टेंट आइटम है उसके हिसाब से उसका अकाउंटिंग किया जाएगा। ठीक है।
तो छोटे मोटे एसेट्स को हम लोग डायरेक्टली कहाँ दिखा देते, कभी कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते, भले उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, लेकिन अब हर चीज को तुम अगर एसेट्स मानते रहोगे तो अकाउंटिंग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म। ये क्या बोलता है? एंटिसिपेट, मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम लोग आज ही क्या बना करके चलते हैं, प्रोविजंस लेकर के चलते हैं, बट फ्यूचर में अगर कोई तुमको प्रॉफिट होने वाला है, गेन होने वाला है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। एंड एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड। अगर कोई तुमको फायदा होने वाला है उसको जब होगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा, अभी एडवांस में रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई तुमको लॉस दिख रहा है उसको हम लोग आज ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। जैसे अगर तुम उधार में माल बेचे, अब तुम्हारे डेटर है, तुमको लग रहा है कुछ डेटर पैसा नहीं देंगे, तो पहले से क्या बना लो, प्रोविजंस बना लो। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, जब भी हम लोग को एसेट खरीद करके लाते हैं तो जितने में एक्वायर किए उसी को रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट, फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हो, डेप्रिशिएट करते जाते हो। हमें मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए तो मशीन खरीद करके लाए, लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, इसका तो मार्केट वैल्यू आए दिन क्या होगा, अप डाउन होते रहेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट टाइम जब हम लोग एसेट को खरीदेंगे तो जितने में खरीदे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे हम लोग उसको यूजफुल लाइफ में क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, हमें मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल ये क्या बोलता है, अगर हम लोग इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस इनकम को कमाने में जितना भी खर्चा लगा उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन दैट पीरियड। यानी इस ईयर अगर हम लोग कोई रेवेन्यू को रिकॉर्ड किए, इनकम को रिकॉर्ड किए, तो इस इनकम को कमाने में जितना भी एक्सपेंसेस इस साल लगा, चाहे पेमेंट हो गया चाहे होना बाकी है, उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट बहुत ईजी है, हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। Dual aspect. According to this principle, every business transaction has 2 aspects, a debit and a credit of equal amount. ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू मतलब इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना है, मस्ट बी रिकॉग्नाइज व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन इंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव इट्स पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। मतलब कि देखो, अगर हम सपोज करो 2026 में गुड्स सेल किए, ठीक है, गुड्स सेल किए, बिल भी बन गया, ट्रांसफर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सामने वाला पार्टी प्रॉमिस किया कि हमको पेमेंट अब नेक्स्ट ईयर में करेगा, तो बताओ उसको हम लोग इनकम इस साल का माने या जब पैसा मिलेगा तब माने, इसी का, क्यों, माल बेच चुके हैं एंड हमको ऑब्लिगेशन भी है कि सामने वाला से पैसा मिल जाएगा, राइट है पैसा लेने का, तो हम लोग उसको अपना इसी साल का क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। एक्चुअली में पैसा कब आने वाला है, नेक्स्ट ईयर, बट उससे मतलब नहीं है, यानी जब ट्रांजैक्शन होगा वो उसी पीरियड का क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। यही बात एक्रूअल भी बोलता है, एक्रूअल भी लगभग यही बात बोलता है। बोलो, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव concept. According to this concept, all transactions should be recorded in an objective manner and they should be free from पर्सनल बायस। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं उसका एविडेंस होना जरूरी है, यानी एविडेंस के बेसिस पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब अपना उसमें पर्सनल बायस नहीं होगा। ठीक है, तो ये 11 प्रिंसिपल है। ये जितना आंसर लिखा ना, ये टू द पॉइंट, इसको तो तुमको छापना ही है, भले एक्सप्लेनेशन में और लिख दो, लेकिन इतना तो तुमको लिख करके आना ही है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक टॉपिक छोटा सा और है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हालांकि ये तुम आगे चल करके सीए करोगे या बीकॉम में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पर हल्का सा तुमको उसका बारे में बताया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ guidelines that is generally accepted accounting principles that are followed for the preparation and presentation of financial statement। सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए कोई बताने वाला नहीं होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, इस आइटम का क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे होगा, तो हर लोग अपने अपने तरीके से बनाने लगेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी समस्या से क्या करता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्या किया, धीरे धीरे करके देखा लोगों में ये समस्या है, इसको लेकर के ये समस्या है, तो हर चीज़ के ऊपर वो गाइडलाइंस इशू कर दिया, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया। अब जैसे डेप्रिसिएशन को लेकर के कोई झमेला नहीं है, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे होगा वो उसके बारे में पूरा नॉलेज किया हुआ है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का कैसे ट्रीटमेंट होगा उसके लिए बनाया गया है, यानी फिक्स एसेट्स का कैसे अकाउंटिंग होगा उसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया गया है। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं, कुछ गाइडलाइंस है जो हमारे आईसीआई के द्वारा दिया गया है, जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है, कब, जब भी हम लोग अपना क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, The accounting standards are guidelines that is generally accepted accounting principles that are followed for the preparation and presentation of financial statement. They are accounting rules and procedures relating to, इसमें मेनली होता क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया जाता है कि मेजरमेंट कैसे होगा, उसको रिकॉर्ड कब करना है, टाइमिंग, रिकॉग्निशन, उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, उसका प्रेजेंटेशन, उसका डिस्क्लोजर, यानी हर एक आइटम का मेजरमेंट। जैसे अगर कोई तुम एसेट खरीदे, ठीक है, तो उस एसेट को किस वैल्यू पर दिखाना है, उसका मेजरमेंट, उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, कहाँ उसको डिस्क्लोज करना है, हर एक चीज़ के बारे में उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर में लिखा हुआ रहता है। यानी अगर कोई बोलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस बात को फोकस किया जाता है, तो 4 बात को फोकस किया जाता है। पहला, मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, उसका प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर के ऊपर में। ठीक है, देखो ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में भी तुम जान भी नहीं पाओगे, बिकॉज वो लेवल ऑफ नॉलेज नहीं कि हम ज़्यादा ज्ञान देंगे तो तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, ये तुम याद करके चल जाना। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया। पहला, मिनिमाइज करना, किस चीज़ को,
डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द एम टू एलिमिनेट देम टू द एक्सटेंट पॉसिबल। देखो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था तो लोग बहुत अलग अलग पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, कोई अपने तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, अलग अलग नियम को फॉलो कर रहा है, तो उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। नहीं तो हर लोग अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करेंगे तो सबका प्रॉफिट लॉस भी क्या आएगा अलग। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि इस काम को इसी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो फॉलो हो रहे थे उसको क्या किया करना, एलिमिनेट करना, ठीक है। दूसरा, प्रमोट करना बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सा बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी काम का जब सामने वाले को क्या हो, समझ में आए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बन करके तैयार हो कि सामने वाले को क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो गाइडलाइंस दिया हुआ रहता है उसको अगर फॉलो करके बनाओगे तो ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन करके तैयार होगा वो ज़्यादा अच्छा बन करके तैयार होगा, जो सामने वाले को समझ में आएगा। थर्ड, अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड एंड अप्लाइड। हाँ, जो भी तुम अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह फॉलो किए हो अकाउंटिंग करते समय वो सामने वाले को समझ में भी आएगा। एंड फोर्थ, फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटिटीज। देखो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर में पढ़े थे 4 क्वालिटी होना जरूरी है, रिलायबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। उसी के पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेहनत कर रहा है। अगर तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो तो सिंपल सा बात है, जो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन करके तैयार होगा वो अच्छा बन करके तैयार होगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। चलो इसके बाद चैप्टर 4 था हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 2 बेसिस होता है प्रॉफिट निकालने का, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, ठीक है। इसका डिफरेंस पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। बताओ, कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होता है, एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होता है। कैश बेसिस में ना ये सब एडजस्टमेंट्स नहीं करते, प्रीपेड से मतलब नहीं है, एक्रूड से मतलब नहीं है, आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं है ना, और एडवांस से मतलब नहीं है। यानी कि हम लोग को जितना पैसा इस साल मिला वो हमारा इनकम है, चाहे वो अगले साल का ही क्यों ना हो, ठीक है। हम लोग जितना भी पेमेंट की उसको खर्चा मान लेते हैं, चाहे वो प्रीपेड भी हो, उससे हमें मतलब नहीं। यानी प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। जितना पैसा मिला वो हमारा इनकम, जितना पैसा दिए वो हमारा एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका 5,000 रुपये महीने का सैलरी है, तो साल भर में 12 कितना 60,000 रुपये हमको उसको देना था। लेट सपोज करो 2 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया, हम उसको 70,000 रुपया दे दिए, तो क्या 70,000 दे दोगे तो इस साल का खर्चा 70,000 दिखा दोगे? नहीं। भले कैश का आउटफ्लो 70,000 हुआ है, बुक्स में एक्सपेंस कितना दिखेगा, 60,000 ही दिखना चाहिए। 2,000 जो 2 महीने का उसको एक्स्ट्रा दिए हो वो तुम्हारा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, उसको बैलेंस शीट में एसेट में दिखाना चाहिए। तो जब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करोगे तभी तुमको बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, सबको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कि किसमें एडजस्टमेंट होता है तो इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। इनफैक्ट हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट जो पूरा बनाए वो किसके कारण से बनाए, यही एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया। थर्ड, सही प्रॉफिट लॉस किसमें मिलेगा, एक्रूअल बेसिस में। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज एसेटेंड बिकॉज इट रिकॉर्ड बोथ कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इधर करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एसेटेंड बिकॉज इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कौन रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कंपनीज एक्ट। तो बताओ जितनी भी कंपनी है वो चाह करके भी कैश बेसिस फॉलो नहीं कर सकती। देखो कैश बेसिस कंपनी तो नहीं फॉलो कर सकती, भले और कोई फॉलो करे चाहे नहीं, ठीक है, लेकिन कंपनी को फॉलो नहीं करना, ठीक है। एक्रूअल बेसिस कंपनीज एक्ट में रिकॉग्नाइज होता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्या मैक्सिमम 99% लोग क्या फॉलो करेंगे, हर बिजनेस में यही चाहेगा बिजनेस का क्या पता चले, सही प्रॉफिट और लॉस। तो ऑब्वियसली वो क्या फॉलो करेंगे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करेंगे, ठीक है। कैश बेसिस में तो मैचिंग प्रिंसिपल को देखना ही नहीं जाता है, बस हमें मतलब होता है किससे, इनफ्लो और आउटफ्लो से। पैसा आया इनकम, पैसा गया एक्सपेंस, वो इस साल का था नहीं था, अगले साल का था, कोई लेना देना नहीं, यानी हमें मैचिंग प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग जो एक्रूअल प्रिंसिपल है वो मैचिंग प्रिंसिपल का ध्यान रखता है। क्या बोलता है, अगर इस साल अगर हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड किए हैं तो उसको कमाने में जो भी खर्चा लगा है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे पेमेंट हो गया हो चाहे पेमेंट होना बाकी है, ठीक है। इसके लिए कोई ज़्यादा नॉलेज और स्किल का जरूरत नहीं है, बस इतना देखना पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो खर्चा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। लेकिन इसके लिए टेक्निकल नॉलेज और स्किल चाहिए, ठीक है। इसमें ये भी नहीं देखते कि आइटम का नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर है कि कैपिटल नेचर है, बट उसमें कंसिडर करते हैं आइटम का नेचर रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है। एक बार फटाफट से बोलो, कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूअल बेसिस में दोनों रिकॉर्ड करते हैं। कैश बेसिस में सही प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलता है, एक्रूअल बेसिस में सही प्रॉफिट लॉस पता चलता है। कैश बेसिस में हम लोग एडजस्टमेंट्स नहीं करते, किसका, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस का। एक्रूअल बेसिस में एडजस्टमेंट्स किया जाता है। कैश बेसिस के लिए ज़्यादा नॉलेज स्किल का जरूरत नहीं है, बट एक्रूअल बेसिस के लिए चाहिए। कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, एक्रूअल बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है। कैश बेसिस में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है, एक्रूअल बेसिस में फॉलो किया जाता है। कैश बेसिस में आइटम के नेचर से भी मतलब नहीं है, वो रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है। एक्रूअल बेसिस में दोनों को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, इसको रट लेना। इसके बाद देखो चैप्टर 5 तो अकाउंटिंग इक्वेशन था, उसमें कोई थ्योरी एज सच है नहीं, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसके ऊपर तो न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाना है, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं चैप्टर 6 हम लोग पढ़े थे रूल्स ऑफ
डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। हालांकि है तो ये भी पूरा प्रैक्टिकल, बट रूल पढ़ रहे वो तो थ्योरी है, ठीक है। बताओ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए हम लोग दो अप्रोच देखते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच है और एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। देखो अब ये तो बोल ही नहीं सकते कि सर रूल भी याद करने का चीज़ है क्या, पूरा साल बीत गया, पूरा अकाउंटिंग कर लिया और आप बोलोगे रूल याद नहीं है, तब तो फिर ठीक। बोलो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से और एक है ट्रेडिशनल। पहले ट्रेडिशनल वाला देख लो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट किसका बनता है, हमको किसी से पैसा लेना है, किसी को पैसा देना, उन्हीं का बना है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, यानी कि अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, जैसे हम लोग राम को पैसा दिए तो राम पैसा रिसीव किया तो राम के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, अच्छा राम अगर हम लोग को कुछ पैसा दे रहा होगा तो राम हम लोग को दे रहा है, राम इज द गिवर, इसलिए राम के अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में बेसिकली एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो सारा खर्चा या लॉसेस को डेबिट करते हैं, सारा इनकम और गेन्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मेनली 5 कैटेगरी बनता है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू या इनकम है, एक्सपेंसेस है और कैपिटल है, ठीक है। अब देखो एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है, एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है। एसेट एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। बाकी इन तीनों का सेम रूल है, लाइबिलिटी का, कैपिटल का और रेवेन्यू का। रेवेन्यू बोलो या इनकम बोलो चलता है इंटरचेंजेबली, ठीक है। तो लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, ठीक है। चलो इसके बाद इसको एक बार रीड करना होगा तो कर लेना, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। ये पढ़ लो, कुछ पढ़े थे हम लोग, क्लासिफिकेशन एग्जाम में आ सकता है, नेचर बताने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से या ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। तो देखो कैपिटल अकाउंट तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैपिटल अकाउंट ही होता है, बट अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के देखो तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्यों, क्योंकि कैपिटल कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ड्राइंग्स मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैपिटल अकाउंट की ही कैटेगरी में आता है, बस हालांकि वो कैपिटल को कम करता है, कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल अगर घटता है या ड्राइंग्स हम लोग कर रहे हैं तो ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट कर देते हैं, हालांकि वो कैपिटल को ही कम कर रहा है, ठीक है। तो कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों मॉडर्न अप्रोच में किस अकाउंट में आता है, कैपिटल में आता है। ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट है, ऑनर घर चेक लेकर कुछ निकाल रहा है तो कोई पर्सन ही तो है, ठीक है, ऑनर। बिल्डिंग एसेट है और ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट है। परचेज गुड्स खरीदना एक्सपेंस है और इसके लिए नॉमिनल अकाउंट है। और तो जाओ सेल्स इनकम हो गया या रेवेन्यू हो गया, इसमें नॉमिनल अकाउंट है। कैरेज आउटवर्ड माल भेजने का भाड़ा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। कैश एसेट है, रियल अकाउंट। इंटरेस्ट पेड खर्चा है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ रेवेन्यू अकाउंट और ट्रेडिशनल में नॉमिनल अकाउंट। जितना भी इनकम एक्सपेंस है वो किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। कमीशन पेड खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट जो हम लोग अर्न कर लिए बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ये एज पर मॉडर्न अप्रोच किस अकाउंट में आता है, एसेट अकाउंट में आता है। और यहाँ पर एसेट अकाउंट होने के बाद ये रियल नहीं है, ये किस अकाउंट में आता है, पर्सनल। देखो हम लोग पढ़े थे इनकम और एक्सपेंस के साथ अगर कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ ऐसा लग जाए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और एडवांस, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसेट्स या लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। वो मेरा क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग का है एक्रूड इंटरेस्ट, ये क्या है, एसेट है लेकिन ये रियल अकाउंट नहीं है, किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लाइबिलिटी, किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, ये तो एक तरह से लॉस हो गया, इसको एक्सपेंस बोल सकते हो, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में। रिकवर कर लिए तो फायदा हो गया, इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, उसमें नॉमिनल अकाउंट। बैंक, बैंक क्या है, एसेट है, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। देखो कुछ एक्सेप्शन था ना, ऐसे तो जितने भी एसेट है वो रियल अकाउंट होते हैं, मॉडर्न अप्रोच में जो भी एसेट है वो ट्रेडिशनल अप्रोच में किस में आते हैं, रियल अकाउंट में, बट कुछ एक्सेप्शन था, याद है, देखो यहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे ना, लिखा हुआ भी है एक्सेप्शन। फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट रियल अकाउंट, दे आर पर्सनल अकाउंट। जैसे बैंक एसेट में आता है लेकिन वो पर्सनल अकाउंट है। डेटर एसेट में आता है लेकिन वो पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में आता है, पर्सनल अकाउंट। एक्रूड इनकम एसेट में आता है और पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट नहीं है। अदरवाइज बाकी जितने भी एसेट्स है वो अगर मॉडर्न अप्रोच में एसेट है तो ट्रेडिशनल अप्रोच में किस में चल जाएंगे, रियल अकाउंट में चल जाएंगे। बस ये 4 एक्सेप्शन था, कौन कौन सा, बैंक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस और एक एक्रूड इनकम, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में।
बैंक लोन लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट, डेटर एसेट है लेकिन रियल अकाउंट नहीं होगा, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्चर एसेट है, रियल अकाउंट। काफ़ी ये 24 ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको तो तुम याद कर लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्लासीफाई करना है मतलब उसका नेचर बताने की पर्सनल रियल है कि नॉमिनल है या ट्रेडिशनल अप्रोच से या मॉडर्न अप्रोच से आ सकता है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना। चलिए पढ़ो प्रोविजन। अच्छा इसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बाद वैसे क्या चैप्टर, एक वॉचर पढ़े थे। वॉचर में क्या थ्योरी बता दो, वॉचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉचर बोलते हैं। अभी 2 तरह का था, एक था सोर्स वॉचर और एक होता है अकाउंटिंग वॉचर। ठीक है, सोर्स वॉचर क्या होता है, ओरिजिनल एविडेंस जो होता है ट्रांजेक्शन का, जैसे किसी तुम दुकान में सामान खरीदने गए, सामने वाला तुमको एक बिल दिया, वो क्या है, सोर्स वॉचर है, उसके बेसिस पर फिर अकाउंटिंग वॉचर बनता है। ठीक है, एक होता है सोर्स वॉचर जिसमें आता है इनवॉइस हो गया, जैसे अगर कोई किसी को उधार में माल बेच रहा है तो उसको क्या देगा, इनवॉइस इशू करेगा। अगर कोई किसी को कैश में माल बेच रहा है तो उसको क्या इशू करेगा, कैश मेमो इशू करेगा। ठीक है, ये सब तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो ये क्या है, सोर्स वॉचर है। इसके बेसिस पर क्या बनता है, अकाउंटिंग वॉचर बनता है। यानी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले जर्नल में पहले क्या बनाया जाता है, अकाउंटिंग वॉचर बनाया जाता है। अब अकाउंटिंग वॉचर 2 टाइप का था, एक था कैश वॉचर और एक था नॉन कैश वॉचर। कैश वॉचर कैश ट्रांजेक्शन के लिए बनेगा, नॉन कैश वॉचर नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए बनेगा। अब कैश वॉचर में 2 था, डेबिट वॉचर और क्रेडिट वॉचर। अगर हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट वॉचर बनाते हैं, किसी से पैसा ले रहे होते तो क्रेडिट वॉचर बनाते हैं, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए क्या बनाते हैं, नॉन कैश वॉचर बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें तो सिंपल वॉचर का फॉर्मेट वगैरह बनाए थे, वो देख लेना। ठीक है, हल्का फुल्का ये टर्म याद रखना, कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस किसको बोलते हैं, जब उधार में माल बेचते हैं तो जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं वो क्या होता है, इनवॉइस। जब किसी को नगद में माल बेचते हैं कैश में, उसको क्या बोलते हैं, कैश मेमो। अच्छा एक और था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इसका डिफिनेशन याद करके जाना। जैसे हम लोग किसी को गुड्स रिटर्न कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट। अगर कोई हमें गुड्स रिटर्न कर रहा होता है तो वो क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। ठीक है, उसके बाद वॉचर के बाद वैसे चैप्टर 8 आता है जर्नल। तो जर्नल में भी वैसा कुछ थ्योरी नहीं। व्हाट इज जर्नल, जर्नल एक बुक है जहां पर बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज जर्नल एंट्री, जो एंट्री जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। तो इसमें ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। इसके बाद लेजर पढ़े थे, लेजर, लेजर क्या होता है, एक बुक जहां पर हम लोग सारा अकाउंट मेंटेन करते हैं, एसेट्स का, लायबिलिटी का, इनकम का, एक्सपेंस का, कैपिटल का। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कैश बुक। तो कैश बुक में भी वैसा कोई थ्योरी नहीं है। व्हाट इज कैश बुक, कैश बुक एक बुक है जहां पर हम लोग सारे कैश ट्रांजेक्शन एंड बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है, पेटी कैश बुक होता है। तो ये सब चैप्टर ऐसा नहीं कि इसमें से थ्योरी है। ठीक है, ये थ्योरी वाला चैप्टर नहीं है, प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सब्सिडरी बुक्स, इसमें भी ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। सब्सिडरी बुक में बस क्या पढ़े थे, एक परचेज बुक होता है, सेल्स बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक होता है। देखो कोई ट्रांजेक्शन अगर कैश में हुआ तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो, अगर उधार में गुड्स खरीद रहे तो वो परचेज बुक में चल जाएगा, उधार में गुड्स बेच रहे तो वो सेल्स बुक में चल जाएगा, और इन दोनों का रिटर्न परचेज रिटर्न में और सेल्स रिटर्न बुक में चल जाएगा। जो ट्रांजेक्शन इन स्पेशल बुक में रिकॉर्ड नहीं होता वो कहां जाता है, जर्नल प्रॉपर में। याद है, जो ट्रांजेक्शन इन स्पेशल बुक में रिकॉर्ड नहीं होता वो कहां जाता है, जर्नल प्रॉपर में। तो ये सब कोई वैसा थ्योरी नहीं है याद करने के लिए। ठीक है, इसके बाद और क्या था, चैप्टर 11 हो गया। उसके बाद जीएसटी, जीएसटी इसमें क्या थ्योरी हो, जीएसटी का तुमको ऑब्जेक्टिव पढ़ करके चल जाना। ठीक है, जीएसटी क्या था, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कब लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई करने पर। सप्लाई 2 टाइप का होता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट के अंदर में, मतलब बॉर्डर पार नहीं हो रहा है। अगर बॉर्डर क्रॉस हो गया तो इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, अब इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है और इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है। ठीक है, खत्म। इसके बाद बीआरएस है, बीआरएस था, बीआरएस के अंदर में भी वैसा कोई थ्योरी नहीं है। व्हाट इज बीआरएस, 1 नंबर का याद करना तो कर लो। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, कि स्टेटमेंट होता है जो क्यों बनाया जाता है, टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब कि हम लोग अगर बैंक में अकाउंट खोले तो बैंक अकाउंट वाला हमें एक स्टेटमेंट इशू करता है जिसको क्या बोलते हैं, पासबुक, जिसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते हैं। हम लोग भी जो भी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए घर में क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। तो हम लोग अपने कैश बुक के बैलेंस को किसके साथ मैच करते हैं, पासबुक के बैलेंस को, और उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको हम लोग एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं रिकंसाइल करने के लिए, उसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़े। ट्रायल बैलेंस में भी वैसा कोई थ्योरी नहीं है। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो बनाया जाता है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों मैच करना चाहिए। इसके बाद 14 ट्रायल बैलेंस भी खत्म हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन, इसमें भी वैसा कुछ थ्योरी नहीं है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। 2 मेथड होता है, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी। ये सब पढ़े थे, खत्म। उसके बाद आता है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ठीक है, चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें भी वैसा कोई थ्योरी नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या, तो ऐसा कोई थ्योरी तो है नहीं उसमें पढ़ाने लायक। ठीक है, चलो प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ठीक है, प्रोविजन क्या होता है, फ्यूचर में होने वाले
लॉसेस के लिए या फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आने वाला है जिसका अमाउंट सर्टेन नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन। यानी लॉस होगा, लाइबिलिटी कोई आने वाला जिसके बारे में तुमको पता है बट क्या पता नहीं है, अमाउंट एक्जैक्टली नहीं पता, तो हम लोग उसको एस्टिमेटेड बेसिस पर रिकॉर्ड करके क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है। और रिजर्व क्या होता है, हम लोग जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा भविष्य के लिए बचा लेते हैं, कोई खराब बात तो नहीं है, पैसा बचाएंगे तो हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रांग होगा। ठीक है। दूसरा, फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेन लॉस हो सकता है या कोई अनसर्टेन लाइबिलिटी जो अभी पता भी नहीं है उससे भी निपट पाएंगे, यानी बुरे समय के लिए क्या बनाते हैं, रिजर्व्स। और प्रोविजन क्या, बुरा समय तो तुमको दिख ही रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई लाइबिलिटी है, तुम्हारे को कोई लॉस दिख रहा है, बस उसका अमाउंट सर्टेन नहीं है, तो क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है। तो प्रोविजन का नेचर क्या था, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि प्रोविजन तो पहले हम लोग P&L अकाउंट में खर्चा की तरह दिखाते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है, यानी प्रोविजन जो बनाते हैं वो नेट प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोविजन इज जस्ट एन एक्सपेंस, वो भी कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलता है। अब देखो, प्रोविजन लिखने के बाद प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, यानी प्रोविजन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो प्रोविजन बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, यानी प्रोविजन मैंडेटरी, अगर बनाना है तो वो जाएगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसलिए प्रोविजन का नेचर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद रखना, नेचर वर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन, तो क्या बोलोगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट इज रिजर्व, इसका नेचर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो रिजर्व में के लिए पैसा रख सकते हैं, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व के लिए पैसा नहीं रख सकते। ठीक है। यानी तुम नेट प्रॉफिट आने के बाद डिसाइड होता है कि पैसा बांटना है कि बचाना है। ठीक है। प्रोविजन किस लिए बनाया जाता है, नॉन लाइबिलिटी के लिए, क्या नॉन लाइबिलिटी के लिए। इट इज क्रिएटेड टू मीट अ नॉन लाइबिलिटी या लॉस द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिटरमाइंड, अमाउंट पता नहीं है, एंड इज अकाउंटेड, कैसे अकाउंट करेंगे, बाय मेकिंग बेस्ट एस्टीमेट। तो यहाँ पर हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पर काम करते हैं। अच्छा, अगर अमाउंट डिटरमाइन हो ही जाता है तो उसको हम लोग लाइबिलिटी ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। बस अमाउंट पता नहीं है, एस्टिमेट कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, प्रोविजन। ठीक है। रिजर्व किस लिए बनता है, नोन की अननोन, अननोन या अनफोर्सिन लाइबिलिटी। इट इज क्रिएटेड टू मीट अनफोर्सिन लाइबिलिटी और लॉसेस, या अपने फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए। देखो, जिसके पास पैसा होगा वो मजबूत होगा। ये कहाँ डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कहाँ पर डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम बना करके भी दिखाए थे, पहले P&L अकाउंट बनाए थे, वहां से नेट प्रॉफिट आया था, फिर उसको एक अकाउंट में और कैरी किए थे, उसका नाम क्या था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद उस नेट प्रॉफिट में से डिसाइड करते कि पैसा बांटना है कि रिजर्व में रखना है। रिजर्व में रखना है तो रिजर्व में रख लो, नहीं तो ऑनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्या प्रोविजन के पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं। प्रोविजन का पैसा किसी को देने के लिए बनाया हो, किसी लॉस के लिए बनाया हो, उसको कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। बट रिजर्व का पैसा तो अपना ही प्रॉफिट है, जरूरत नहीं है तो अभी क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। तो रिजर्व को इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्या प्रोविजन का पैसा को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकती है, डिविडेंड, नहीं, ये तो किसी को देने के लिए बना करके रखो, कैसे बांट दोगे। ठीक है। लेकिन रिजर्व का पैसा तो कंपनी का प्रॉफिट, अगर काम नहीं आ रहा है तो बांट भी सकते हो। ठीक है। प्रोविजन कहाँ दिखाते हो, जिस एसेट के लिए बनाए हो उस एसेट में से माइनस करके दिखा दो, या किसी लाइबिलिटी के लिए बनाए हो तो डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में दिखा दो, और रिजर्व्स लाइबिलिटी साइड में दिखता है, रिजर्व एसेट साइड में नहीं दिखता है। ठीक है। ये हो गया प्रोविजन और रिजर्व्स। एक बार दोबारा से बोलो, प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन किस लिए बनता है, नॉन लाइबिलिटी के लिए, ये अननोन लाइबिलिटी के लिए। ये कहाँ डेबिट होकर मरेगा, P&L अकाउंट में, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रोविजन का पैसा को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रिजर्व को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिजर्व का पैसा जो इन्वेस्ट कर देते हैं उसका नाम बदल करके रिजर्व फंड बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रिजर्व फंड। ठीक है। क्या इसको डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हैं, नहीं, उसको बांटा जा सकता है अगर अभी काम नहीं आ रहा तो। प्रोविजन कहाँ दिखाते हैं, जिस एसेट के कारण बना रहे हो, जैसे प्रोविजन फॉर डेटर तो डेटर में से माइनस करके दिखा दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन तो मशीन में से माइनस करके दिखा दो, या किसी लाइबिलिटी के लिए बना रहे हो लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स तो उसको लाइबिलिटी साइड में दिखा दो। और रिजर्व कहाँ दिखता है, लाइबिलिटी साइड में। अच्छा, एक बात और बताए थे, रिजर्व दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ रिजर्व, ये रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व के अंदर में दो था, स्पेसिफिक और जनरल। तो देखो, रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, जो हम लोग का जो मेन बिजनेस है जिससे हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जिसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोला जाता है, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अगर बचा रहे हो, गुल्लक में डाल रहे हो, तो वो कैसा रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व। लेकिन अगर तुमको कैपिटल प्रॉफिट्स हो रहा है, व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट, जैसे कोई एसेट को बेच करके प्रॉफिट हो गया, या कंपनी अपने शेयर होल्डर का कोई शेयर को फॉरफिट की थी, वहां से प्रॉफिट हो गया, या हम किसी का दूसरा बिजनेस को टेक ओवर किए थे तो वहां से कोई गेन हो गया, तो ऐसे प्रॉफिट से हम लोग जो रिजर्व बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेवेन्यू रिजर्व बनता है ये दो टाइप का था, जनरल और स्पेसिफिक। अगर रिजर्व में पैसा डाल रहे हो, कोई पर्पस नहीं है, किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, तो वो क्या था, जनरल। लेकिन किसी खास पर्पस के लिए बना रहे हो, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रिजर्व। यानी स्पेसिफिक रिजर्व को उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया। ठीक है। अच्छा, प्रोविजन में भी यही बात होता है, प्रोविजन जिस लिए बनाए हो उसी के लिए यूज किया जाता है। मतलब प्रोविजन के हमेशा आगे कुछ लिखा हुआ रहेगा, प्रोविजन फॉर समथिंग, मतलब किसी पर्पस के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, उसी पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज किया जाएगा। जैसे कंपनी के ऊपर कोई केस हो गया है और कंपनी केस चल रहा है कोर्ट में, और कंपनी को लग रहा है हारेंगे, हारने का चांस 50% से ज्यादा है, तो कंपनी क्या बनाएगी, प्रोविजन।
अच्छा एक कंसेप्ट और बताते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी का, वो क्या होता है? अगर तुमको 50% से कम प्रोबेबिलिटी लग रहा है तो तुम क्या बनाते हो? कंटीजेंट लायबिलिटी, तो तुम प्रोविजन नहीं बनाते हो। और फिर कंटीजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाया भी नहीं जाता है, क्यों? वो कहां से होता है? बैलेंस शीट के नीचे नोट टू अकाउंट्स में। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई लायबिलिटी है या लॉस है, ठीक है, बट उसका होने का चांसेस 50% से कम है, तो तुम उसको फिर पूरा तो इग्नोर नहीं कर रहे हो, उसको दिखा रहे हो, लेकिन कहां पर? बैलेंस शीट के नीचे दिखा रहे हो, ठीक है। अच्छा अगर चांसेस बहुत ही लो है, मतलब 0 से 5% का ही तुमको लॉस होने का चांस है, इग्नोर करो यार, उतना तो डर हमेशा बना रहता है, उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद और क्या है? और तो वैसे प्रोविजन रिजर्व के बाद क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़े थे, उसमें भी ऐसा कोई खास थ्योरी वगैरह नहीं है, ठीक है। और एक सिंगल एंट्री सिस्टम था, तो उसमें भी वैसा नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम में मेन प्रॉफिट निकाला जाता है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड पढ़े थे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड का बताओ कैसे निकलता है प्रॉफिट? एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना करके, कैसे? क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल एंड लेस ओपनिंग कैपिटल, इससे आ जाता है प्रॉफिट। अच्छा अगर मान लीजिए हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट्स भी करना है, तो ये प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद एक दो एडजस्टमेंट, जैसे डेप्रिसिएशन अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, बैड डेप्ट नहीं हुआ तो अभी बैड डेप्ट को माइनस कर दो, या अगर प्रोविजन नहीं बनाया हो तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा अगर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों या कोई भी मिसिंग होगा तो उसके लिए हम लोग एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मतलब बैलेंस शीट जैसा ही बनता है बट उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। वहां पर सारा एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। तो कोई भी मिसिंग हो सकता है, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। इस तरीके से काम किए थे, ठीक है। बताओ टोटल खत्म हो गया थ्योरी।